गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है मेक इन नॉर्थ ईस्ट। तो ये एक प्रोग्राम है जो कि 2017 से चल रहा है और इसके ऊपर कुछ अपडेट जो है वो हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर जो है उन्होंने पार्लियामेंट में दिया। तो हम इस टॉपिक को भी देखते हैं कि ये मेक इन नॉर्थ ईस्ट क्या है। तो जो आपके मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स हैं उन्होंने बताया है पार्लियामेंट को कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने एक डेडिकेटेड नॉर्थ ईस्ट डेस्क सेटअप कर दिया है और वो इन्वेस्ट इंडिया के अंदर ही सेटअप किया गया है। ठीक है, तो इन्वेस्ट इंडिया आपको पता है ना, स्टेट्स और आपका प्राइवेट सेक्टर और आपका सेंट्रल गवर्नमेंट इन सब का मिलकर एक कंसोर्टियम है जिसमें कि इंडिया जो है वो ग्लोबली जो है और इवन इंडिया के अंदर भी जो है वो इन्वेस्टमेंट सीख करता है। मेक इन इंडिया को ड्राइव करने वाला यही मेन एक हमारा इन्वेस्ट इंडिया ही पोर्टल है और एक फोरम है। तो इन्वेस्ट इंडिया के अंदर ही इसको नॉर्थ ईस्ट डेस्क को सेटअप किया गया है और इसमें नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के जो है आउटरीच एक्टिविटीज़ होती हैं इन्वेस्टर्स के लिए, जो वो इसी इसी से ही जो है वो आगे बढ़ाई जाती हैं। ठीक है, अब थोड़ी सी डिटेल्स देखते हैं। तो ये डेस्क जो है आपका नॉर्थ ईस्ट डेस्क, ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्टार्टअप और अलग और बाकी जो आपके इन्वेस्ट इंडिया के प्रोग्राम्स हैं उनके साथ भी क्लोजली कोऑर्डिनेट करता है। इन्वेस्ट नॉर्थ ईस्ट पोर्टल भी बनाई गई है उसी के लिए, ताकि इन एरियाज़ में नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में इंक्लूडिंग सिक्किम, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जा सकें और वहाँ पर उन जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है उसको शोकेस किया जा सके, ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं वहाँ पर आकर डोमेस्टिक और फॉरेन दोनों उस एरिया को एक्सप्लोर कर सके। ठीक है, तो ये स्कीम लाई गई थी जो आपकी नॉर्थ ईस्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम, जिसको आप मेक इन नॉर्थ ईस्ट भी कह सकते हो, 2017 में लाई गई थी 5 साल के लिए। और इसमें बोथ मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर को कवर किया गया है। ठीक है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है अगर आप कोई करते हो, कोई कंपनी अगर करती है इन्वेस्टमेंट करती है, तो उसको उसके लिए इंसेंटिव्स मिलते हैं, क्रेडिट मिलता है, जो इंटरेस्ट एक्रू करेंगे वो। ठीक है, मतलब जैसे समझ लो अगर वो बैंक से लोन लेके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसके इंटरेस्ट में भी कुछ इंसेंटिव मिलता है उनको, इंश्योरेंस का मिलता है, कुछ इनकम टैक्स की रीइंबर्समेंट मिलती है, जीएसटी की भी मिलती है, एम्प्लॉयमेंट का भी इंसेंटिव मिलता है और ऐसे ही ट्रांसपोर्ट के भी इंसेंटिव्स मिलते हैं। ठीक है, तो एक तरह से ओवरऑल इन्वेस्टर्स को बेनिफिट देने के लिए ये मेक इन नॉर्थ ईस्ट स्कीम जो है आपका नॉर्थ ईस्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम, इसको लाया गया था 2017 में। ठीक है, 5 साल के लिए इनिशियली। अब इसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, तो ये कहा जाता है इसमें कि एक यूनिट जो है, जो आपका एक इन्वेस्टर है, उसको 200 करोड़ रुपए से ऊपर की जो है वो बेनिफिट्स नहीं मिल सकते, इंक्लूडिंग जो आपकी प्लांट एंड मशीनरी है उसको भी इंक्लूड कर दिया जाए तो। अब अक्टूबर 2021 तक 391 न्यू इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो है वो सेटअप किए गए हैं इस स्कीम के तहत, और ऑलमोस्ट 1700 करोड़ के जो है वो इंसेंटिव्स जो है वो उनको मिलेंगे उन इंडस्ट्रियल यूनिट्स को जिन्होंने इस स्कीम के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट आपके नॉर्थ ईस्ट में किया है। ठीक है, फिर नीति आयोग के साथ कोलैबोरेट करके नीति फोरम फॉर नॉर्थ ईस्ट भी बनाया गया है इसी नॉर्थ ईस्ट डेस्क द्वारा, और 5 फोकस सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए गए हैं: टी, टूरिज्म, बैम्बू, डेयरी और पिस्सी कल्चर। ठीक है, तो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो लाने की जो है वो प्लान किया गया है। ठीक है, तो ये हमारा है टॉपिक नॉर्थ ईस्ट, मेक इन नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है महापरिनिर्वाण दिवस। तो महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो है उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर जी जो है उनके 65th महापरिनिर्वाण दिवस। अब महापरिनिर्वाण दिवस क्या है, उनकी एक तरह से डेथ एनिवर्सरी है और उनकी डेथ एनिवर्सरी पर जो है हम महापरिनिर्वाण दिवस सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो महापरिनिर्वाण दिवस जो है, पहले तो हम ये देखते हैं कि परिनिर्वाण क्या होता है। तो आपको पता है बुद्धिज़्म में ये बिलीव किया जाता है कि एक पर्सन जिसने अपने कर्मों की जो है बंधनों से मुक्त हो गया है उसको निर्वाणा मिल गया है, निर्वाण मतलब निर्वाण मिल गया है उसको। ठीक है, तो आपके जो है जब आपके कर्म की जो है साइकिल ख़त्म हो जाती है, जब आप अपने बुरे कर्म और अच्छे कर्म दोनों छोड़ देते हो, तो आपकी जो है रीबर्थ की ज़रूरत नहीं पड़ती है आपके बॉडी को, या आपकी जो है आपकी जो सोल को या स्पिरिट को रीबर्थ की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अगर आप मतलब इस साइकिल से जो है अगर आप मुक्त हो जाओगे, निर्वाण ले लोगे, तो आपका रीबर्थ नहीं होगा, आपको मुक्ति मिल जाएगी, आपको निर्वाण मिल जाएगा। ठीक है, तो अब बहुत मुश्किल होता है ऐसा इसको अटेन करना। कहा जाता है कि लॉर्ड बुद्धा जो है उन्होंने 80 साल
साल की उम्र में महापरिनिर्वाण अटेन किया था। मतलब क्या हुआ इसका कि उसके बाद उनका बर्थ कहीं भी नहीं हुआ, वो ह्यूमन बर्थ की साइकिल से जो है वो मुक्त हो गए। ठीक है, अब ऐसा ये सारा बिलीफ जो है ये बुद्धिज़्म में है, और ऑफ कोर्स हिंदुइज्म में भी ये बिलीव किया जाता है इस बारे में कि कार्मिक डेट्स हैं और रीबर्थ होता है। ये सारा एग्जैक्ट जो है वो हिंदुइज्म से ही जो है वो बुद्धिज़्म में गया है, शिफ्ट हुआ है। ठीक है, सो अंबेडकर के महापरिनिर्वाण के बारे में भी हम देखते हैं। ठीक है, तो अंबेडकर जी जो थे उनका उनका जो है वो डेथ जो हुई थी, डिमाइज हुआ था 6 दिसंबर को हुआ था 1956 को। तो उस इसीलिए हम इस दिन भी महापरिनिर्वाण दिवस सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि 1956 में ही उन्होंने बुद्धिज़्म जो है वो 5 लाख सपोर्टर्स के साथ अपने अडॉप्ट किया था, और उसके ही 2 महीने के बाद आसपास जो है वो उनका वो डिमाइस हो गया था, और इसलिए हम जो है महापरिनिर्वाण दिवस सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो उनका जो है क्रिमेशन आपके दादर चौपाटी जो है मुंबई में, वहाँ पर हुआ था बुद्धिस्ट राइट्स के साथ, और उस एरिया को जहाँ पर उनके क्रिमेशन हुआ था उसको हम चैत्य भूमि कहते हैं। ठीक है, तो उनके जो फॉलोअर्स हैं उनका ऐसा कहना है कि उन्होंने इतनी अच्छी लाइफ, इतनी प्योर लाइफ जी थी कि उनको उनका कोई कार्मिक डेट अब नहीं रह गया था बुद्धा की तरह, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि उनको भी मुक्ति मिल गई, उनको भी निर्वाण मिल गया है, और इसीलिए हम उनकी जो है डेथ का जो डे है, जो डेथ एनिवर्सरी है, उसको हम महापरिनिर्वाण दिन या महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में ही सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्लान किया है पंचतीर्थ। पंचतीर्थ मतलब कि ऐसे 5 जगह जो कि BR अम्बेडकर जी के साथ रिलेटेड हैं, उन एरियाज़ को डेवलप करने का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लान किया है। तो पहला तो है अम्बेडकर जी का बर्थ प्लेस माऊ, जो आपका मध्य प्रदेश में है। दूसरा है लंदन में वो जगह जहाँ पर अम्बेडकर जी अपने स्टडी के टाइम पर यूके में रहते थे। तीसरा है दीक्षा भूमि नागपुर, जहाँ पर उन्होंने अपनी एजुकेशन ली थी। फिर महापरिनिर्वाण स्थल दिल्ली में। ठीक है, फिर जो है जहाँ पर उनकी डेथ हुई थी, ऑफ कोर्स जहाँ पर उनका डिमाइज हुआ था। फिर चैत्य भूमि वो है जहाँ पर उनको क्रिमेट किया गया था। ठीक है, तो ये 5 प्लेसेस को डेवलप करने का गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, जिसको हम पंचतीर्थ कहते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है रायगढ़ फोर्ट। तो अभी प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जो हैं वो 4 दिन की महाराष्ट्र की यात्रा पर जा रहे हैं, और वहाँ पर वो जो है रायगढ़ फोर्ट भी जाएंगे ताकि वो छत्रपति शिवाजी महाराज को ट्रिब्यूट पे कर सके। ठीक है, तो ये रायगढ़ फोर्ट का क्या इम्पॉर्टेंस है, क्यों ये इतना न्यूज़ में है, और क्या इसका आपका महाराष्ट्र के साथ, हिस्ट्री के साथ क्या रिलेशंस हैं, वो देखते हैं। तो ये एक फोर्ट है जो कि 25 किलोमीटर महाड़ जो है आपका रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से दूर है। ठीक है, फिर इसको इनिशियली जो है ब्रिटिश जो है वो यूरोपियंस इसको कहते थे जिब्रल्टार ऑफ द ईस्ट। ठीक है, जिब्रल्टार आपको पता है ना, जो स्पेन का एक टेरिटरी थी जिसके ऊपर इस टाइम ऑफ कोर्स ब्रिटिश ने कैप्चर किया हुआ जिस टेरिटरी को। तो वो एक बड़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है। आप देखोगे मैप में, आप खुद देखो मैप में कि वो जिब्रल्टार कहाँ पर है, पड़ता है आइलैंड। तो अभी वहाँ पर रिसेंटली जो है ब्रेग्जिट रेफरेंडम में भी कुछ इशू हुए थे, वो भी हमने कवर किया था, बट आप देखो कि कहाँ पर पड़ता है वो। तो इसको रायगढ़ फोर्ट की भी इतनी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस थी ब्रिटिश के लिए कि वो इसको जिब्रल्टार ऑफ द ईस्ट कहते थे। ठीक है, अब ये कब बनाया गया था रायगढ़ फोर्ट? तो रायगढ़ फोर्ट को पहले कहा जाता था रैरी। ठीक है, ये पहले जो आपके मराठा क्लैन के शिर्के जो थे, जो शिर्के मराठा क्लैन थे, उनकी सीट होती थी 12th सेंचुरी में। ठीक है, फिर उसके बाद ये अलग अलग डायनेस्टीज आती रहीं, बहामनीज आए, फिर निज़ाम शाही आए, फिर आदिल शाही आए। उसके बाद 1647 में छत्रपति शिवाजी ने इसको कैप्चर किया, और यहाँ से कोंकण की तरफ उनको अपनी पावर बढ़ाने के लिए जो है वो एक रास्ता मिला इस फोर्ट के बाद ही। ठीक है, इस फोर्ट के कैप्चर के बाद ही। ठीक है, फिर 1662 में शिवाजी ने इसका नाम बदलकर रायगढ़ रखा। पहले रैरी था, उसका नाम बदलकर शिवाजी ने ही रैरी रखा, और इसको अपनी सीट ऑफ गवर्नमेंट बना लिया। ठीक है, फिर शिवाजी जो हैं इसी जगह पर, इसी रायगढ़ फोर्ट में ही गागा भट्ट द्वारा उनको टाइटल मिला 1674 में छत्रपति का। ठीक है, यहीं पर वो पास अवे हुए और यहीं पर उनको क्रिमेशन भी कर दी गई, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है मराठा एम्पायर के लिए रायगढ़ फोर्ट। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है कोन्याक ट्राइब। तो कोन्याक ट्राइब जो है, अभी आपको पता है कि नागालैंड में एक बहुत बुरा एक हादसा हुआ है जहाँ पर इंडियन आर्मी के कुछ स्पेशल पैराट्रूपर्स द्वारा एक मिसअंडरस्टैंडिंग में कुछ सिविलियंस को मार दिया गया है। ठीक है, तो वो सिविलियंस जो हैं वो बेसिकली आपके कोन्याक ट्राइब को बिलोंग करते थे। तो ये कोन्याक ट्राइब जो है आपकी 3 लाख की इनकी पॉपुलेशन है, और ये आपके
अरुणाचल प्रदेश और ऑफ कोर्स आपके नागालैंड में तो है ही है, फिर अरुणाचल प्रदेश और इवन म्यांमार में भी लोकेटेड हैं, ठीक है। अब बहुत ही फेयरसेस्ट वॉरियर हैं ये नागालैंड के, और ये इन्होंने सबसे एंड में अपना हेड हंटिंग क्या होता है कि एनिमी के साथ आप जो फाइट कर रहे हो उसके आप जो है सर को, धड़ को अलग कर देते हो मारने के बाद। ये जो प्रैक्टिस है इसको सबसे एंड में गिव अप करने वाले जो है वो यही आपके कोन्याक ट्राइब ही हैं, ठीक है। अब ये मॉन डिस्ट्रिक्ट है आपका नागालैंड में, वहाँ पर ये लोग जो है सबसे ज़्यादा इनकी वर्चस्व है, इसीलिए यहाँ पर जो आपका NSCN इसक मूवी है, आपको पता है ना कि एक सेपरेटिस्ट ग्रुप है, वो कभी भी इस डिस्ट्रिक्ट में जो है वो कभी भी अपनी पकड़ नहीं बना पाया, क्योंकि ये कोन्याक ट्राइब वहाँ पर रहती है और वो इन कोन्याक जो है वो इनको रेजिस्ट करती है, ठीक है। तो ये कोन्याक ट्राइब जो है वो आपके NNPG जो आपके बाकी के नागा इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं जो इंडिजिनस टू नागालैंड है उनके साथ ये अलाइंड हैं, और ये NSCN-IM जो NSCN-IM है उनको वो कहते हैं कि ये मणिपुर ओरिजिन की तंगखुल ट्राइब डोमिनेटेड एक बॉडी है, इसीलिए वो इसको रेजिस्ट करते हैं। तो आपस में इनके एक तरह से ये फैक्शनलिज्म है, ठीक है। अब कहा जाता है कि इंडिया को जब मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है जब पीस टॉक्स कर रही है, जब आप नागा पीस टॉक्स जो हो रही हैं, तो उसमें NNPG का जो रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपके NSCN-IM है ये तो अब जो है इनके साथ पीस टॉक में हमको बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि ये एग्री नहीं कर रहे थे, लेकिन NNPG जो है उन्होंने नागा पीस टॉक्स में एग्री किया है गवर्नमेंट के साथ। तो अब कहा जा रहा है कि कोन्याक्स का ही जो है इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, कि अगर हमको पीस टॉक्स को स्मूथ रेजोल्यूशन चाहते हैं तो कोन्याक ट्राइब जो है उनके साथ हमको एक तरह से बात करनी पड़ेगी, उनका हमको हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि उनका एक बहुत वर्चस्व है इस NNPG में भी। तो इसलिए इस ट्राइब के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड देने वाले हैं 22nd मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन को, जो कि आपकी नेवी की है, और ये इसको हम किलर स्क्वाड्रन भी कहते हैं, ठीक है। तो इनको जो है किलर स्क्वाड्रन को प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड मिलेगा, ये अवार्ड होता है एक, ठीक है। तो 22nd मिसाइल्स वेसल स्क्वाड्रन जो है वो एक आपके मुंबई में एस्टैब्लिश की गई थी अक्टूबर 1991 में, और इनके पास कुछ 10 वीर क्लास और 3 प्रबल क्लास मिसाइल बोट्स हैं। इन किलर जो है आपका जो किलर्स जो ये बोट्स हैं और जो इनके पास ये इक्विपमेंट है, ये 1969 में मिले थे USSR से, और इनको जो है ट्रांसपोर्ट किया गया था हैवी लिफ्ट मर्चेंट शिप्स द्वारा, जब इंडो पाक वॉर चल रही थी 1971 में, ठीक है। और इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपके जो है इंडो पाक वॉर में भी, इसीलिए जो है इनको प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड अवार्ड दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड अवार्ड क्या होता है, ये एक हाईएस्ट ऑनर होता है जो कि हमारे सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हमारे आर्म्ड फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर हैं। तो वो देते हैं किसी भी मिलिट्री यूनिट को उनकी सर्विस के लिए, उनकी सर्विस को रिकॉग्नाइज करने के लिए, ठीक है। अब इंडियन नेवी को प्रेसिडेंट्स कलर मिला था 1951 में। अब जो प्रेसिडेंट्स कलर है उसी की तरह ये प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड होता है, बट प्रेसिडेंट्स जो कलर होता है वो किसी बड़ी यूनिट को मिलता है, जैसे कि आपकी पूरी इंडियन नेवी को मिला था, ठीक है। अब जो प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड होता है वो किसी स्मॉलर मिलिट्री फॉर्मेशन या फिर किसी स्मॉलर मिलिट्री यूनिट को दिया जाता है, जैसे कि ये आपके किलर स्क्वाड्रन को मिलने वाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है संधायक। तो संधायक एक सर्वे वेसल आपका क्लास एक प्रोजेक्ट है जिसको GRSE गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने बनाया है। ये डिफेंस सेक्टर की हमारी PSU है, और ये फुल स्केल कोस्टल और डीप वाटर हाइड्रोग्राफिक सर्वे कर सकता है हमारे पोर्ट्स का और हार्बर का, और ये हमारे मैरीटाइम लिमिट्स और हमारी ओशनोग्राफिक और ज्योग्राफिकल डेटा कलेक्ट कर सकता है जो आपके डिफेंस एप्लीकेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये सर्वे शिप एक तरह से वेसल है, इसको इंडक्ट किया गया है रिसेंटली, और इसके अंदर 2 मरीन डीजल इंजन लगे हैं और फिक्स्ड पिच प्रोपेलर्स लगे हैं और बो एंड स्टर्न थ्रस्टर्स भी लगाए गए हैं, ठीक है, ताकि ये लो स्पीड्स में जो है ये मैन्यूवर कर सके। मैन्यूवर क्या होता है, आपका मोड़ काटने की एबिलिटी, कैसे ये किस हिसाब से इसको हम इसकी फ्लेक्सिबिलिटी आप बेसिकली कह सकते हो, तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए लो स्पीड पे भी इसको हम ऑपरेट कर सकते हैं, सर्वे बोट को या सर्वे वेसल को, आपके जो डिफेंस एप्लीकेशंस में काम आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है धवन-1। तो धवन-1 एक हमारी कंट्री का सबसे पहला प्राइवेटली डेवलप्ड एक फुली क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन है जो कि 2 तरह के रॉकेट प्रोपेलेंट्स यूज करता है। प्रोपेलेंट्स क्या होते हैं, अब आपने देखा ना रॉकेट जब
को एक इनिशियल थ्रस्ट चाहिए होता है उड़ने के लिए। आपने देखा होगा पीछे से वो एक आग सी निकल रही होती है, तो एक प्रोपेलेंट चाहिए होता है ना रॉकेट को। तो ये फुली क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन है जिसको दो तरह के हाई परफॉर्मेंस रॉकेट प्रोपेलेंट्स यूज़ किए गए हैं इसको बनाने के लिए। एक तो लिक्विड नेचुरल गैस और आपका लिक्विड ऑक्सीजन, ये दोनों प्रोपेलेंट्स लगेंगे इस फुली क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन को प्रोपेल करने के लिए। ठीक है, अब इसको बनाया किसने? हैदराबाद बेस्ड एक स्टार्टअप है, प्राइवेट कंपनी है बेसिकली, स्काई रूट एरोस्पेस, उन्होंने ही इसको बनाया है धवन 1 को। और इसको 3D प्रिंटिंग से इनिशियली बनाया गया है और आने वाले टाइम में फुली जो है आपका फर्स्ट प्राइवेट स्पेस लॉन्च व्हीकल जो फुली क्रायोजेनिक इंजन हम जो है ये आपका स्काई रूट एयर स्पेस जो है, अब धवन 1 एक तरह से प्रोटोटाइप है, ठीक है, जिसको आपने 3D प्रिंटिंग से बना दिया है। लेकिन जो आपका विक्रम 2 होगा वो इसी मॉडल पर ही डिपेंडेंट, इसी मॉडल के तरह होगा। उसको सच में आने वाले 2 साल के अंदर ऑर्बिट में डाला जाएगा। वो हमारा फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड क्रायोजेनिक इंजन होगा। ठीक है, अब इसका बैकग्राउंड देखते हैं थोड़ा सा। तो पहले इस कंपनी ने ही, सेम कंपनी ने, स्काई रूट एरोस्पेस ने ही जो है 20 मीटर का विक्रम 1 भी जो है वो डाला था, जो कि एक सॉलिड प्रोपल्शन इंजन था, उसको भी स्पेस में इन्होंने ही भेजा था। फिर ये इनके पास ही रिकॉर्ड है कि इन्होंने ही, ये स्काई रूट एयरस्पेस ने ही सॉलिड प्रोपल्शन रॉकेट इंजन जो है वो स्पेस में भेजा है। ये फर्स्ट प्राइवेट फर्म बनी है इंडिया में। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि इंडिया का ये स्पेस एक्स है। ठीक है, इंडिया का अपना ये कंपनी एक तरह से इंडिया की स्पेस एक्स है। ठीक है, तो इसको नेशनल अवार्ड भी मिला इस कंपनी को, क्योंकि ये स्टार्टअप है ऐसा जो कि स्पेस रिसर्च में काम कर रहा है। इवन इनको पीएम मोदी के साथ इंटरेक्शन करने का भी ऑनलाइन मौका दिया गया था। ठीक है, तो ये धवन 1 जो है एक तरह से आपका प्रोटोटाइप है। इसी के बेसिस पर जो है आने वाले टाइम में विक्रम 2 जो है वो ऑर्बिट में भेजा जाएगा स्पेस के, जो कि हमारा क्रायोजेनिक इंजन होगा। ठीक है, जो कि एक प्राइवेट कंपनी ने बनाया है। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है माउंट सेमेरू। तो आपको पता है माउंट सेमेरू एक वॉल्केनो है जो इरप्ट हुआ है इंडोनेशिया में। आपने वीडियोस भी देखी होंगी, कुछ लोग मर भी गए हैं वहाँ पर। और ये जो है आपका माउंट सेमेरू, ये एक एक्टिव वॉल्केनो है, ईस्ट जावा में पड़ता है ये इंडोनेशिया में। और ये आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जहाँ पर सबडक्ट हो रही है और यूरेशियन प्लेट के नीचे, वो उस एरिया में पड़ता है ये, इसीलिए वहाँ पर ये हमेशा एक्टिव वॉल्केनो रहता है। ठीक है, तो ये हाईएस्ट माउंटेन भी है जावा आइलैंड का। ठीक है, जावा तो आपको पता है ना जो आपके इंडोनेशिया में पड़ता है। तो सेमेरू का मतलब, सेमेरू जो शब्द है वो आपके मेरू शब्द से लिया गया। मेरू मतलब होता है माउंटेन हिंदुइज्म में। ठीक है, सुमेरु का मतलब क्या होता है? अबोर्ड ऑफ गॉड्स, मतलब भगवान का घर। और ये एक तरह से स्ट्रेटो वॉल्केनो है माउंट सेमेरू। उसके ऊपर जो महामेरू है, जो आपका वॉल्केनो, उसका नाम महामेरू है और इसको हम ग्रेट माउंटेन कहते हैं संस्कृत में। ठीक है, तो स्ट्रेटो वॉल्केनोस क्या होते हैं? थोड़े से स्टीप होते हैं ये, और ये कोन शेप्ड होते हैं। अगर हम इसको कंपेयर करें शील्ड वॉल्केनोस से थोड़े थोड़े ज़्यादा स्टीप होते हैं और ये कोनिकल शेप्ड होते हैं। इसमें से विस्कस मतलब बहुत ही डेंस जो है वो लावा निकलता है, स्टिकी लावा निकलता है, और जो कि इतनी आसानी से फ्लो नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये आपके जो है वॉल्केनो के आसपास ही वॉल्केनो के वेंट के आसपास ही जो है वो बिल्डअप होता रहता है। उसकी वजह से जो है ऊंचा बन जाता है, स्टीप साइड हो जाते हैं इसके। ठीक है, और इसमें एक्सप्लोजिव इरप्शंस होते हैं। ठीक है, बहुत ही जो है वो एक्सप्लोजिव इसमें इरप्शंस होते हैं। एक बहुत अच्छा इसका एग्जांपल है एंडेसाइट। एंडेसाइट जो है वो मोस्ट कॉमन रॉक टाइप है जो आपके स्ट्रेटो वॉल्केनोस से निकलता है, जिसको आपका एंडेसाइट नाम जो है वो आपका एंडीज माउंटेन से ही पड़ा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है इसमें मेन माउंट सेमेरू में कि एक तो ये जावा आइलैंड पे पड़ता है इंडोनेशिया में, दूसरा ये स्ट्रेटो वॉल्केनो है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको कुछ दिनों में वीडियो भी बना के देंगे कि स्ट्रेटो वॉल्केनो या टाइप्स ऑफ वॉल्केनो क्या होते हैं। तो आपको स्ट्रेटो वॉल्केनो समझ आ जाएगा, शील्ड वॉल्केनो आप उसके साथ कंपेयर कर लेना इसको। और इसके जो है आपका कि ये जो जिस एरिया में ये लोकेटेड है वहाँ पर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है वो सबडक्ट हो रही है यूरेशियन प्लेट के नीचे। ठीक है, तो अब आपको ये 2-3 फैक्ट जो है इंपॉर्टेंट याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is Make in Northeast. So while
addressing the Lok Sabha, the Minister of Commerce and Industry has replied to a question when it was asked that when the status of Make in Northeast scheme was asked about. So the minister has confirmed that Department for Promotion of Industry and Internal Trade has set up a dedicated Northeast desk, which is collaborating with the Invest India, and it is supporting this particular Northeast states in their outreach activities to the investors. So apart from Invest India, this desk is also cooperating with One District One Product startup and other schemes of the government of India. So there is also an Invest Northeast portal, and it is showcasing the opportunities which are available in this northeastern region for the investors, both who both domestic and foreign. Okay, so this scheme, Make in Northeast scheme, basically is the scheme which is Northeast Industrial Development Scheme of 2017. So this scheme is basically covering both the manufacturing as well as the service sector, and there are several incentives which have been announced in this scheme. uh, the first one is capital investment. So just imagine that an investor is investing capital, let's say to build up plant and machinery or to build up its office or factory. So certain amount of this capital investment will be given as incentive back to the company or the investor. So similarly, if one has taken some amount of loan for investment, then there is also interest incentives, insurance incentives are also there, tax incentives are also there, employment and transport incentives are also available to these investors so that they can invest in this region. Okay, so what has been the performance of this scheme, which has been in operation since 2017? So this just remember that this scheme was initially launched in 2017, and it has been launched initially for a period of 5 years, and most probably it will be extended for another 5 years next when it expires next year. So about the performance of this scheme, so almost 200 crore rupees per unit of benefits are available. So if an investor is seeking in incentives, so there is a cap of 200 crore per unit. A total of almost 391 new industrial units have been set up under this scheme, and the incentives amounting to about 1700 crores will be given to them. So apart from this incentives, the Northeast desk is also collaborating with Niti Aayog to form this Niti Forum for Northeast, and they have identified 5 focus sectors in which the investments will be invited. So the first is tea, then tourism, bamboo, dairy, and pisciculture. So pisciculture means rearing of fish. Okay, so these 5 sectors will be the focus of the government as well as this Northeast desk, which is collaborating with several agencies like Niti Aayog to invite investments in the region. Okay, so now let us see the next topic, which is Mahaparinirvan Divas. So PM Modi has recently paid tributes to Baba Saheb Ambedkar ji on 65th Mahaparinirvan Divas. So what is Parinirvan? Before knowing Mahaparinirvan, you have to know what is Parinirvan. So it is one of the chief principles of Buddhism. So Nirvana means basically liberation. Okay, so liberation from the cycle of birth and death means nirvana. Okay, so after you just remove all your karmic debt of life of your soul, then you achieve this nirvana and this cycle of rebirth stops. Okay, because no karmic debt is left for you to take birth again. Okay, so this is the belief of Buddhism as well as of Hinduism. So I'm not just making it up, I'm just telling you what are the beliefs of these two religions. Okay, so this nirvana is very difficult to attain, and one has to live a life of a very pure one has to live a very pure and blessed life to attain this nirvana. And Lord Buddha is known as the first person in Buddhism to have achieved this Mahaparinirvan. So it means that he has eradicated all his karmic debt and he will not come back in through a rebirth. Okay,
So Ambedkar's followers also believe, because he adopted Buddhism in 1856. I'm sorry, 1956 October, and in December of that same year, he died at his home in Delhi. And now his followers, after his followers cremated him at Dadar Chowpatty in Mumbai with full Buddhist rites, it was believed by his followers that because Baba Sahib Ambedkar also lived a pure and blessed life like Lord Buddha, he is also not coming back because he did not have any karmic debt remaining. Okay, so that's why on his death anniversary, the followers as well as even the government also celebrates rather this day as the Mahaparinirvan Din or Mahaparinirvan Divas. Okay, so there are five areas or five places related to Dr. B.R. Ambedkar's life which the government of India is developing. So these are known as Panch Tirath. So the first one is of course his birthplace in Mao. Okay, that place will be developed. The second is the place in London where he stayed while studying in the UK. The third is Diksha Bhumi in Nagpur where he took education. The fourth one is Mahaparinirvan Sthal in Delhi where he died, and the Chaitya Bhumi at Dadar Chowpatty is the area where he was cremated. So these five places will be developed as Panch Tirath by the government of India. Okay, so now let us see the next topic, which is Raigad Fort. So President Ramnath Kovind ji is paying a visit to Maharashtra, and he will also be visiting to Chhatrapati Shivaji Maharaj's Raigad Fort to pay tributes to him. So this is a fort which is situated about 25 kilometers from Mahad in the Raigad district, and it was known to early Europeans as the Gibraltar of the East. Okay, so this area is so strategically important. You know that Gibraltar, which is located near Spain, is also strategically important. That's why it has been captured by the British, and this area, this Raigad fort, has also been very important strategically. That's why it was known as the Gibraltar of the East. Okay, so this Raigad fort was earlier called Rari, and it was the seat of Maratha clan Shirke in the 12th century. Later on, it changed. The ownership or the control of this fort was changed several times. First by the Bahmanis, then Nizam Shahis, then Adil Shahis. In 1647, Chhatrapati Shivaji captured this fort, and this capturing of fort changed his fortunes because it opened up the routes towards Konkan for the extension of his power. Okay, so what is the significance of this fort in Shivaji's life? So in 1662, he changed the name of the fort to Raigad, and in 1664 this fort emerged as the seat of Shivaji's government. In 1674 he was coronated at Raigad by Gaga Bhatt, where he took this title of Chhatrapati. 6 years later he died at this fort, and he was even cremated at this fort. Okay, so it is very close to the Maratha people, or to the Marathi people. That's why President of India is paying a visit to this place, because it is associated with Chhatrapati Shivaji's life. Okay, so now let us see the next topic, which is Konyak tribe. So you know that a very unfortunate event has occurred at Nagaland, where some civilians have been killed due to a misunderstanding between the security forces and these civilians. So the people who have been killed belong to this Konyak tribe. So this tribe basically has a population of roughly 3 lakhs, and apart from Nagaland, it also inhabits Arunachal Pradesh, and it also has some sizable population in Myanmar. So this tribe is one of the fiercest warrior tribes in Nagaland, and they were the last to give up the practice of head hunting. Okay, so what head hunting means? You just sever the head of your enemy after you attack them. Okay, so they gave up this practice as late as 1980s. Okay, so this area, Mon district in Nagaland, where they have the hold, or where they have this dominance, this area is the only area which has which where this NSCN Isaac Movia or IM does not operate, because this Konyak tribe resists the
movement of NSCN and they do not like them. This Konyak tribe is part of the NNPG, the seven Naga insurgent groups which are indigenous to Nagaland. So that's why they say that this NSCN IM, which is basically Manipur, having people from of Manipur origin, that is Tangkhul tribe. That's why this Konyak tribe resists their presence in the areas of their dominance. That's why it has been said that because this NSCN IM is not cooperating with government of India over the Naga peace talks. That's why it's important to co-opt this Konyak tribe people to ensure that there is a smooth resolution of the peace talks and the conflict in the region. Okay, so now let us see the next topic, which is President's Standard. So, President of India will be awarding the President's Standard to the 22nd Missile Vessel Squadron. It is also known as the Killer Squadron. So, this squadron was established in October 1991. They have this 10 Veer class and 3 Prabal class missile boats. So, this killer the genesis of killers date back to the year 1969 when OSA 1 class missile boats were inducted from USSR to this squadron, and these boats were transported to India on heavy lift merchant ships, and they were utilized during the Indo-Pak War, which played a very decisive role in the outcome of that war. That's why this squadron will be awarded as with the President's Standard. So it is the highest honor which is awarded by the President of India, who is also the Supreme Commander of our armed forces, to any military unit in recognition of the service which they have rendered to the nation. So this President's color. So this President's standard is similar to President's color. The only difference being that President's color is given to a higher or a bigger military formation or unit, like Indian Navy was given this President's color in 1951. But this President's standard is given or awarded to a relatively smaller military formation or unit. Okay. So now let us see the next topic, which is Sandhyak. So Sandhyak is first of the 4 survey vessels which have been designed and developed by the Defence Public Sector Unit, Garden Reach Ship Builders and Engineers Limited. So this survey ship will be important, or this vessel will be important to conduct full-scale coastal and deep water hydrographic survey of both ports and harbors. So this will be important because maritime limits and collection of oceanographic and geographical data, which is important for our defense applications, will be done or will be performed by this particular ship. This ship has 2 marine diesel engines. Well, this is not much important for you. Just you have to remember this Sandhyak, what is this, where it has been made, what is the purpose of this ship or this vessel, and this is the first of the 4 survey vessels which will be built under this particular project. Okay, so about the next topic, which is Dhawan 1. So a private sector company, Skyroot Aerospace has developed this Dhawan 1. So it is a first privately developed fully cryogenic rocket engine, and it will be having 2 rocket propellants, that is liquid natural gas and liquid oxygen. So this Dhawan 1 has been developed using 3D printing technology, and because they have been able to develop this Dhawan 1, now they will be focusing upon developing this Vikram 2, which will be the first cryogenic engine developed by a private company, and it will be put into orbit of space in the next 2 years. Okay, so this company's Skyroot Aerospace is very popular because they have first launched this Vikram 1, which was a solid propulsion engine. It has already been launched in space, and this company has also won the National Award for Startups in Space Research. So basically, you can call that this is a SpaceX of India. Okay, so just for your understanding, just understand that this Skyroot Aerospace has been so successful that you can call it a SpaceX of India. Okay, so now let us see the next topic, which is Mount Semeru. So Mount Semeru, which is a stratovolcano, it has erupted in Indonesia again. It has killed some people there. So it is an active volcano in East Java of Indonesia. It is located in a subduction zone where the Indo-Australian plate is subducting under the Eurasian plate. So it is the highest mountain on the island of Java. So Semeru is derived from the term Meru, which means mountain in Hinduism, and Sumeru means abode of gods. Okay, so this is a stratovolcano, and it is also known as Mahameru. Mahameru means the great mountain. Okay, so about the stratovolcanoes, so these are relatively steep volcanoes, and they are
are more cone shaped because they emit a viscous sticky lava which does not flow easily. That's why this lava keeps on building up around the vent of the volcano and it forms steep sides. Okay, because the lava which is emitted from this volcano produces explosive eruptions. This explosion occurs due to the gas which builds up in the viscous magma. Okay, so andesite is the most common type of rocks which are formed due to the stratovolcanoes. This andesite is a term which has been named after the Andes mountain. Okay, so in Mount Semeru you have to remember where it is located, where the subduction zone, which is where this particular volcano is located, and the that it is a stratovolcano. You have to remember what is a stratovolcano, you have to remember the features of stratovolcano, and we will be forming of course a separate video for that also. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.